दोस्तों, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने जाने अनजाने में एक ऐसी टेलीपोर्टेशन मशीन बना ली जिससे कि वो इंसानों को भी टेलीपोर्ट कर सकते थे। लेकिन टेलीपोर्ट हुआ इंसान आखिर जाता कहाँ था, ये तो एक डार्क रियलिटी बन चुकी है। तो इस कहानी की शुरुआत होती है एना नाम की एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट को दिखाते हुए, जो कि कई दिनों से लेबोरेटरी के अंदर अपना एक्सपेरिमेंट कर रही थी। एना का एक बैचमेट जिसका नाम नेथन होता है, वो उसके इस प्रोजेक्ट में मदद कर रहा था। दरअसल एना और नेथन इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिशन के ऊपर काफी समय से वर्क कर रहे होते हैं। दरअसल एना का ये सपना था कि वो ये सारे प्रोजेक्ट करके एक इन्वेस्टर को दे, जिससे कि वो एक अच्छी मशीन बनाए और ये चारों तरफ फैल जाए। एना और नेथन ने इतने टाइम तक ये प्रोजेक्ट किया था जिसमें कि वो छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन्स को एक जगह से दूसरी जगह टेलीपोर्ट कर ले रहे थे, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन्स को ट्रैक नहीं कर पा रहे होते कि आखिर ये इलेक्ट्रॉन्स जा कहाँ रहे हैं। यानी कि अब उन्हें इलेक्ट्रॉन को ट्रैक करने के लिए क्वांटम लेवल पर जाना पड़ेगा। लेकिन प्रॉब्लम तो ये होती है कि एना और नेथन के पास इतने हाई टेक गैजेट्स और कंप्यूटर्स नहीं थे जिससे कि वो क्वांटम लेवल पर जाकर इन इलेक्ट्रॉन्स के डेस्टिनेशन को देख सकें। क्योंकि अगर एना और नेथन को अपना प्रोजेक्ट अच्छी तरीके से करना था तो ये ट्रैकिंग जरूरी हो सकती है। उनके पास तो कोई फंडिंग देने वाला भी नहीं है जिससे कि वो हाईली एडवांस कंप्यूटर्स ले सके। और अब इसी वजह से उन दोनों का प्रोजेक्ट कंप्लीशन होने के बहुत ही क्लोज होकर भी रुक जाता है। अब यहाँ एना और नेथन लिज नाम की अपने एक प्रोफेसर के पास आते हैं। लिज को जब ये सारी बातें पता चली तब वो समझ गई थी कि एना और नेथन सही रास्ते पर जा रहे हैं। उन दोनों को अगर थोड़ी सी सपोर्ट मिल जाएगी तो शायद वो अपना प्रोजेक्ट अच्छे से कर सके। क्योंकि जिस प्रोजेक्ट के ऊपर वो दोनों काम कर रहे थे वो एक टेलीपोर्टेशन डिवाइस का था, जिसमें कि वो सबसे पहले क्वांटम लेवल पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को ट्रांसफर कर रहे थे और चेक कर रहे थे कि ये सारी चीजें काम करती भी हैं कि नहीं। इसीलिए अब लिज ने बहुत ज्यादा सोचने के बाद एना और नेथन को कहा कि तुम्हें यूनिवर्सिटी के कंप्यूटर्स हैक कर लेने चाहिए, जिसका यूज तुम अपने प्रोजेक्ट के अंदर कर सकते हो और इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिशन को अच्छी तरीके से ट्रैक भी कर सकते हो। पर एना तो कह रही थी कि ये सारी चीजें इलीगल हैं। अगर हम इस तरीके से यूनिवर्सिटी के सर्वर्स और कंप्यूटर्स को हैक करेंगे तो हमारे ऊपर लीगल चार्जेस भी बैठ सकते हैं। लेकिन लिज समझा रही थी कि इसके अलावा तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। अगर तुमने ये प्रोजेक्ट नहीं किया तो कोई भी तुम्हारे ऊपर इन्वेस्ट नहीं करेगा। हालांकि वीकेंड के समय पर यूनिवर्सिटी के कंप्यूटर्स और सर्वर्स एकदम से बंद रहते हैं, तो उस समय तुम यूनिवर्सिटी के सुपर कंप्यूटर्स का यूज कर सकते हो और अगर तुम्हारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया तब तुम दोनों को इन्वेस्टर्स तो अपने आप ही मिल जाएंगे। एना और नेथन के पास भी और कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था, इसीलिए उन्होंने लिज के कहने पर वो सारे यूनिवर्सिटी के सुपर कंप्यूटर्स और सर्वर्स को हैक कर लिया, जिससे कि अब वो दोनों पूरी तरीके से अपने प्रोजेक्ट के ऊपर लगा रहे होते हैं और जो इलेक्ट्रॉन टेलीपोर्ट हो रहे थे उनकी अच्छी तरीके से क्वांटम लेवल पर ट्रैकिंग भी की जा रही थी। धीरे धीरे उन दोनों को आइडिया आने लगा कि आखिर उसका डेस्टिनेशन कहाँ पर है। वो तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिशन इतनी तेजी से कर रहे थे जो लाइट की स्पीड से भी फास्ट होता है। अब यहाँ कई महीने बीत जाते हैं, जिसके एक्सपेरिमेंट के बाद उन दोनों ने इलेक्ट्रॉन से बड़े वाले एटम्स को भी टेलीपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया था। अब तो वो छोटे छोटे चीजों जैसे कि रूबिक्स क्यूब और बॉल्स को भी टेलीपोर्ट कर पा रहे थे एक जगह से दूसरी जगह पर। और ये टेलीपोर्टेशन एकदम क्वांटम लेवल पर होता है, जिसे कि शायद इस समय में किसी जादू से कम नहीं माना जा सकता। एना और नेथन ने अपना पूरा प्रोजेक्ट धीरे धीरे बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। उन्हें पता था कि एक समय ऐसा भी आएगा जब हम इस मशीन की मदद से इंसानों को टेलीपोर्ट कर पाएंगे, लेकिन उसके लिए सबसे पहले सारे टेस्ट केसेस एकदम रेडी होने चाहिए। नेथन, एना और लिज इस बात से बहुत ही ज्यादा खुश हो गए थे कि उनका एक्सपेरिमेंट बहुत ही अच्छी तरीके से रन हो रहा है। यानी कि वो छोटे से छोटे चीजों को एक जगह से दूसरी जगह पर टेलीपोर्ट कर सकते थे और जिस डेस्टिनेशन पर ऑब्जेक्ट को सेंड करना है उसकी भी एल्गोरिथम उन्होंने क्रैक कर ली थी। एक तरीके से देखा जाए तो उन तीनों का ये एक्सपेरिमेंट इतिहास रचने वाला होता है। सिर्फ अब उन तीनों को लिविंग थिंग्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट करना होगा, जिसके बाद सारी श्योरिटी होने पर वो किसी इंसान को भी एक्सपेरिमेंट करके टेलीपोर्ट कर सकते थे। यानी कि अगर ये एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो गया तो इंसान एक समय में यहाँ से गैलेक्सी में मौजूद किसी भी प्लेनेट पर जा सकता था। स्पेस मिशंस जो इतने ज्यादा खर्चीले होते हैं उनका खर्चा पूरी तरीके से बच जाएगा। अब हमें यूनिवर्सिटी में दिखाया गया कि कई सारे स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं एनिमल्स के यूज के खिलाफ, क्योंकि बहुत सारे वैज्ञानिक लेबोरेटरी के अंदर एनिमल्स का यूज करते थे टेस्ट केसेस पास कराने के लिए। लेकिन अब इन सारी चीजों को ही देखकर एना, नेथन और लिज को आइडिया आता है कि हमें छोटे छोटे जानवरों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने स्टार्ट करने चाहिए। इसीलिए वो सब एक एक करके कैटरपिलर, डॉग और कैट के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं। उन तीनों ने तो अब छोटी छोटी नॉन लिविंग थिंग्स के बजाय इन लिविंग थिंग्स को टेलीपोर्ट करने की कोशिश की और शॉकिंग बात होती है कि वो डॉग और कैट भी टेलीपोर्ट हो जा रहे थे जहां पर वो चाहें। ये चीजें उन तीनों का माइंड एकदम से ब्लास्ट कर दे रही थी, क्योंकि अब उनकी ये टेक्नोलॉजी पूरी तरीके से लिविंग थिंग्स पर भी काम करती है।
टेलीपोर्ट करने के बाद वो उन जानवरों के डीएनए टेस्ट और पूरी बॉडी रिपोर्ट्स भी देख रहे थे, लेकिन उनके बॉडी में कुछ फर्क नहीं होता, यानी कि वो वैसे के वैसे ही हैं। और अब शायद कुछ ही समय में उन तीनों का ये प्रोजेक्ट इंसानी प्रयोग के लिए रेडी हो जाएगा। वो तीनों तो बहुत ही ज्यादा पार्टी भी करते हैं और खुश रहते हैं, लेकिन अब फंड्स की कमी होने के कारण नेथन अपनी दादी माँ के पास कुछ पैसे मांगने आ गया था। वो तीनों फंड्स जमा ही कर रहे थे, तभी एक बैड न्यूज आती है। एना को पता चला कि माइक्रोसॉफ्ट ने अपने सारे सर्वर्स बंद करने का आदेश दिया है, क्योंकि उन्हें सिस्टम्स के अंदर कुछ इलीगल एक्टिविटीज नोटिस की हैं। उन तीनों को पता था कि अगर हैक किए गए सारे सर्वर्स बंद कर दिए गए तो उनका ये एक्सपेरिमेंट एकदम अनसक्सेसफुल हो जाएगा। तीनों जल्द से जल्द अपने लेबोरेटरी में आ जाते हैं और सोचते रहते हैं कि एक दिन में वो सारी चीजें कैसे करेंगे, क्योंकि एक दिन के अंदर ही माइक्रोसॉफ्ट अपने सारे सर्वर्स जो कि यूनिवर्सिटी में मौजूद थे वो बंद करने वाला था। इसीलिए अब उनके पास जरा भी टाइम नहीं होता इंसानी प्रयोग के लिए। तो एना ने डिसाइड किया कि वो खुद एक टेस्ट केस बनकर इस मशीन के अंदर जाएगी, यानी कि वो खुद जाकर देखेगी कि इंसानी प्रयोग में ये टेलीपोर्टेशन मशीन उसे कहां लेकर जाती है और क्या रियलिटी में इंसानों को एक जगह से दूसरी जगह पर लाइट से भी ज्यादा स्पीड में टेलीपोर्ट किया भी जा सकता है कि नहीं। एना ने अपना डिसीजन बना लिया था, इसीलिए अब नेथन उसे पास जाकर किस करता है और उसे गुड लक कहता है। दरअसल नेथन और एना एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं और वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी थे, लेकिन अब एना को जिम्मेदारी उठानी थी, इसीलिए वही आगे बढ़ जाती है इस टेलीपोर्टेशन मशीन में जाने के लिए। नेथन और लिज ने तो जल्द से जल्द मशीन के सारे एल्गोरिथम फिक्स कर दिए थे, जिससे कि टेलीपोर्टेशन मशीन नॉर्मल तरीके से काम करे। अब यहाँ थोड़ी ही देर में एना टेलीपोर्टेशन मशीन के अंदर चली गई, जिसके बाद सारे एल्गोरिथम रन करने पर ही वो पूरी तरीके से गायब हो जाती है और अब अगले ही मोमेंट में पूरा सीन ब्लैंक हो गया था। हमें एना के चिल्लाने की आवाज आने लगी। थोड़ी देर के अंदर हम एना को उसके बेडरूम में देखते हैं, जो बहुत ही ज्यादा अजीब फील कर रही थी। एना को कुछ समझता नहीं, इसीलिए वो जल्द से जल्द लेबोरेटरी की तरफ चली गई, जहाँ पर नेथन और लिज अभी भी एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। अंदर जाने पर नेथन और लिज ने एना को बताया कि हमारे ये एक्सपेरिमेंट अनसक्सेसफुल रहा है, क्योंकि हम एटम को क्वांटम लेवल पर टेलीपोर्ट ही नहीं कर पा रहे हैं। पर एना तो एकदम शॉक हो जाती है, क्योंकि कुछ समय पहले जब वो टेलीपोर्ट नहीं हुई थी तब वो एटम्स को तो बड़ी आसानी से, बल्कि लिविंग थिंग्स को भी टेलीपोर्ट कर पा रहे थे। आखिर यहाँ पे क्या हुआ, एना को कुछ समझता ही नहीं। तभी एना को उसकी मॉम का कॉल आ जाता है, जिससे बात करने के लिए वो बाहर चली गई थी। एना को पता चला कि एना की मदर शिफ्ट हो रही है, जो कि दूसरे शहर में जाकर रहेगी। एना की मदर ने उससे पूछा कि मैंने तुम्हारी बचपन की फोटो संभाल कर रखी है, तो मैं उनका क्या करूं? एना जवाब देती है कि उन सभी को आप फेंक दो। और अब ये बात सुनने के बाद एना की मॉम एकदम चौंक गई थी, क्योंकि वो इस तरीके से अपने बचपन की फोटोज कभी भी फेंकने के लिए नहीं कहती। अब हमें यूनिवर्सिटी के बाहर वही सारे स्टूडेंट्स दिखाए जाते हैं जो कि एनिमल एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर प्रोटेस्ट कर रहे थे। एक आदमी तो एना से आकर पूछता है कि क्या आप एनिमल पे एक्सपेरिमेंट करते हो कि नहीं। एना ने उस आदमी से झूठ बोल दिया कि मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं किया है, जिसके बाद एना डायरेक्टली अपने घर पर चली गई। लेकिन अब वो नोटिस करती है कि उसके घर की सारी चीजें इधर उधर बिखरी हैं, जैसे कि कोई यहाँ पर चोरी करने आया था और वो पूरी चीजें बेकार करके चला गया। एना जैसे ही घर के अंदर इंटर हुई, तभी अचानक उसके सामने एक आदमी आ जाता है, जिसने कि अपने मुंह के ऊपर मंकी का मास्क पहना हुआ था। उसने कई सारी चीजें घर से चुरा ली होती हैं, जो अब वहाँ से भागने लगा। एना तो लगातार उस मंकी मास्क वाले आदमी का पीछा करते जाती है, लेकिन वो मंकी मास्क वाला बार बार मुड़कर एना को अजीब तरीके से देख रहा था। उस मंकी मास्क वाले ने एना को नीचे गिरा दिया और वो तुरंत ही बेहोश हो गई। थोड़ी देर के बाद एना फिर से अपनी आंखें खोलती है और अब वो अपने रूम में आ चुकी थी। एना ने तो ये सारे इंसिडेंट के बारे में अपनी मॉम को भी बताया। हालांकि मदर कह रही थी कि तुम्हें इन चीजों के खिलाफ पुलिस कंप्लेन करनी चाहिए, लेकिन एना ये सारी चीजें बिल्कुल नहीं करना चाहती, क्योंकि वो खुद गलत काम कर रहे थे। उन्होंने सर्वर हैकिंग का एक बड़ा क्राइम किया था, जिसे कि वो छुपा रहे होते हैं। इसीलिए एना ये बात किसी को बताए नेथन और लिज के पास चली गई। उसने नेथन को ये बातें बताई कि कैसे उसके ऊपर हमला हुआ था, लेकिन नेथन पता नहीं क्यों एना की बातों को उतना ज्यादा सीरियस नहीं लेता। साथ ही साथ अब वो एना से अच्छी तरीके से बात भी नहीं कर रहा था। लिज की भी वही हालत थी। एना नहीं समझ पाती कि जब से वो टेलीपोर्ट होकर आई है, वो सारी चीजें क्यों भूलने लगी है, और नेथन और लिज उससे अच्छी तरीके से बात भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर उन्हें माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर टीम की तरफ से एक न्यूज आती है कि अब माइक्रोसॉफ्ट की एक ऑफिशियल टीम सारे हैकर्स और स्टूडेंट्स की जांच करेगी, क्योंकि उन्हें पता चला है कि इसी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने सर्वर हैक किए हैं। सर्वर हैकिंग एक बहुत ही बड़ा क्राइम था, जिसके लिए उन्हें जेल भी जाना पड़ सकता है। इसी बात से वो तीनों काफी ज्यादा डरे हुए थे। लेकिन एना तो अपनी ही सारी यादों में बिजी थी, क्योंकि वो सारी चीजें भूलती जा रही होती है। इसीलिए उसने एक छोटा सा पेपर रख लिया था, जिसपे वो सारी चीजें इंक्लूड करेगी। अब एना को कुछ गड़बड़ लग रहा था, इसीलिए उसने अपना रिपोर्ट चेक करने का डिसाइड किया। वो अपना ब्लड सैंपल लेकर स्टोर रूम में रखने चली जाती है, लेकिन स्टोर रूम का दरवाजा ही लॉक था।
उसने तो नेथन और लिज से पूछा कि आखिर ये दरवाजा बंद क्यों किया गया है। एना यहाँ पर इसीलिए शॉक हो रही थी क्योंकि ये दरवाजा आज तक कभी बंद नहीं किया गया। एना को शक होने लगा कि नेथन और लिज उससे जरूर कुछ छुपा रहे हैं, पर नेथन उसे ज्यादा सोचने के लिए नहीं कहता है और उसके ब्लड सैंपल्स ले लेता है। नेथन ने बताया कि मैं इसे क्लिनिक में जमा कर दूंगा और तुम्हारी रिपोर्ट्स भी लेकर आ जाऊंगा। इसीलिए अब एना बिना कुछ सोचे समझे वहाँ से निकल जाती है। एना के जाते ही यहाँ पर नेथन ने उसके ब्लड सैंपल डस्टबिन में फेंक दिए होते हैं, यानी कि इसका मतलब जरूर ऐसा कुछ है जो नेथन और लिज उससे छुपा रहे हैं। एना जब यूनिवर्सिटी के बाहर जाती है तब वहाँ पर सारे स्टूडेंट्स मौजूद थे जो कि एनिमल एक्सपेरिमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं। सारे स्टूडेंट्स ने तो अपने चेहरों के ऊपर अलग अलग जानवरों के मास्क लगाए थे जो कि रिप्रेजेंट करता था उनके स्लोगन को। वहाँ पर तो एना को मंकी वाला मास्क भी दिखाई देता है जिसने कि कुछ समय पहले उसके ऊपर हमला किया था, पर उस मंकी मास्क वाले जैसे ही और भी कई सारे लोग वहाँ पर मौजूद थे, इसीलिए एना किसी एक जन पर शक नहीं कर सकती थी। तभी एना के पास जेम्स नाम का वही आदमी आ जाता है जो कि उससे पूछने लगा था कि क्या तुम एनिमल एक्सपेरिमेंट करते हो कि नहीं। एना ने बताया कि हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते, जिसके बाद जेम्स बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। एना ने यहाँ पर नोटिस किया कि जेम्स ने भी मंकी वाला मास्क लगाया है और उसकी पर्सनालिटी सेम टू सेम उसी जैसी लग रही थी जिसने कि एना के घर पर चोरी की होती है। अब यहाँ पर ये सारी चीजें तो एना के लिए काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई थी, इसीलिए वो सबसे पहले अपने घर पर आ जाती है। लेकिन अब रात होते ही एना चोरी छुप के यूनिवर्सिटी के अंदर घुस गई थी क्योंकि उसे पता करना था कि लेबोरेटरी में जो दरवाजा मौजूद है उसे आखिरकार बंद क्यों किया गया है। उसके अंदर जरूर कोई ऐसा राज छुपा होगा जो नेथन और लिज उससे छुपा रहे हैं। इसी बात का उसे पता करना था, इसीलिए वो जल्द से जल्द उस लेबोरेटरी के अंदर चली जाती है। हालांकि जब से एना टेलीपोर्ट होकर आई है वो लगातार सारी चीजें भूलती जा रही थी और ये तो सच में उसके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। लेकिन अब थोड़ी ही देर में अचानक एना को नेथन का कॉल आता है जो उसको डिनर के लिए इनवाइट कर रहा था। दरअसल बात ये होती है कि नेथन को ये बातें पहले से ही पता है कि एना उसकी लेबोरेटरी में छानबीन करने आई है और वो किसी रीजन से एना के ऊपर लगातार नजर रख रहा है। एना भी अब चली गई थी नेथन से मिलने के लिए जो कि साथ में बैठकर डिनर कर रहे होते हैं, पर उसने नेथन से एक्चुअल में पूछ ही लिया कि आखिरकार टेलीपोर्टेशन के बाद मेरे साथ हुआ क्या था, आखिर सभी लोग मेरे साथ इस तरीके से क्यों बिहेव कर रहे हैं और मेरी याददाश्त क्यों चली जा रही है। तब जाकर नेथन समझाता है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, तुम सिर्फ अभी के लिए अपने प्रोजेक्ट पर ध्यान दो। और नेथन ने यहाँ पर एना से झूठ कहा कि उसने उसके दिए हुए सारे ब्लड सैंपल्स डॉक्टर को दे दिए हैं, कुछ दिनों के अंदर उसकी रिपोर्ट्स भी मिल जाएंगे। एना ये भी नोटिस करती है कि उसने नेथन को किस करने के लिए भी कहा, लेकिन नेथन पता नहीं क्यों उसकी तरफ अट्रैक्शन बिल्कुल भी दिखाता ही नहीं, क्योंकि इससे पहले वो दोनों एक दूसरे से काफी प्यार किया करते थे। पर अचानक नेथन एना से दूरियां बनाने लगा है। अब अगले दिन यहाँ पर यूनिवर्सिटी के अंदर माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की तरफ से सिक्योरिटी हेड्स आए थे जो कि सभी स्टूडेंट्स पर नजर रखेंगे और उनकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि आखिर इनमें से किसने सर्वर हैक किया था। हालांकि सभी लोग नॉर्मल दिख रहे होते हैं लेकिन एना काफी परेशान थी, इसीलिए एना को एक चैम्बर में बुलाकर उससे पूछताछ की जा रही थी। एना को हर मुमकिन प्रेशराइज किया जाता है कि वो ये सारी चीजें बता दे कि हैकिंग किसने की थी, लेकिन एना तो सिंपल वे में ये कहती है कि मैं तो एक वैज्ञानिक हूँ, मुझे इन टेक्नोलॉजीज के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है। दरअसल ये बातें एना को इसीलिए नहीं याद थी क्योंकि उसका मेमोरी लॉस होना स्टार्ट हो गया था, जिससे कि वो सभी इन्वेस्टिगेटर्स उसे छोड़ देते हैं। एना तो अब लेक्चर्स खत्म होने के बाद नेथन और लिज के पास भी चली गई थी लेबोरेटरी के अंदर, जिसमें कि वो कह रही थी कि मेरे प्रोजेक्ट को तुम दोनों ने अपने नाम क्यों कर लिया है। दरअसल ये टेलीपोर्टेशन का पूरा प्रोजेक्ट एना ने ही स्टार्ट किया था, लेकिन अब ये प्रोजेक्ट जो कि सक्सेसफुल होने की कगार पर है तो इसके ऊपर के पूरे राइट्स नेथन और लिज के पास आ जाते हैं। पर नेथन जवाब दे रहा था कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हम सिर्फ इस प्रोजेक्ट को बचाने की कोशिश कर रहे हैं जो तुमने स्टार्ट किया था और ये प्रोजेक्ट उतना हमारा भी है जितना कि तुम्हारा। एना को ये सारी चीजें कुछ अजीब लग रही थी क्योंकि नेथन और लिज उससे बहुत ही अजीब तरीके से बात कर रहे होते हैं। वो तो उसके साथ ऐसे बिहेव करते हैं जैसे कि वो कोई दूसरी कंट्री से आई हो और वो दोनों उससे पहचानते ही ना हो। यहाँ तक कि एना की मदर भी उससे अजीब तरीके से बात करती हैं और जब एना ने उन्हें कॉल किया तो वो जवाब दे रही थी कि तुम मुझे प्रॉपर कोड बताओ जिससे कि मैं आगे कन्वर्सेशन स्टार्ट कर सकूं। एना को बिल्कुल नहीं याद होता कि उसने अपनी मदर से कौन से कोड के बारे में बात की थी जिससे कि वो कन्वर्सेशन स्टार्ट करे। कोड ना बताने पर उसकी मदर ने कॉल कट कर दिया था और अब तो एना का दिमाग पहले से ज्यादा फटने लगा था क्योंकि उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि टेलीपोर्टेशन के बाद उसके साथ आखिरकार क्या हुआ होता है। आखिर वो किसी दूसरे डायमेंशन में तो नहीं आ गई। इसका डार्क सीक्रेट तो हमें कुछ ही देर में पता चल ही जाएगा।
वो तो अब डायरेक्टली लाइब्रेरी में चली गई थी, जिससे कि वो अपने मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम के बारे में कुछ पता कर सके। वहाँ पर एना को एक न्यूरोलॉजिस्ट भी मिली थी जो कि दिमाग की डॉक्टर होती है। तब जाकर एना ने डॉक्टर से कुछ पूछा कि आखिरकार मेमोरी लॉस के कुछ वेटेज होते हैं कि नहीं, आखिर ये सारी चीजें कैसे पॉसिबल हो सकती थी। तब जाकर वो न्यूरोलॉजिस्ट बता रही होती हैं कि ये सारी मेमोरीज एक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल जैसी होती हैं जो दिमाग के एक दूसरे से दूसरी जगह पर ट्रेवल किया करती थी। अगर इन सारे इलेक्ट्रिक सिग्नल के अगेंस्ट वाला कोई भी पार्टिकल्स हमारे दिमाग से टकराता है तो हम वो सारी मेमोरीज भूलने लगते हैं। एना को धीरे धीरे ये बातें समझ में आ रही थी, जो कि ये सारी चीजें अपने प्रोजेक्ट से रिलेट कर पा रही होती है। उसे ऐसा लग रहा था कि नेथन उससे कुछ छुपाने की कोशिश तो कर रहा है। इसीलिए जब एक दिन नेथन ने उसे लेबोरेटरी के अंदर बुलाया तब वो रास्ते में नेथन के घर के पास से ही गुजर रही थी। इसीलिए अब एना ने डिसाइड किया कि वो नेथन के घर पर चोरी चुपके चली जाएगी और अपना कुछ इन्वेस्टिगेशन करेगी। वो खिड़की के रास्ते से जल्द अंदर आ जाती है और सारी चीजें नोटिस करने लगती है। तभी अचानक एना नेथन के घर पर लिज की कई सारी फोटोज देखती है, जिससे कि उसे पता चल चुका था कि नेथन और लिज एक दूसरे के साथ फिजिकल रिलेशनशिप में है और ये सारी चीजें टेलीपोर्टेशन में जाने के बाद ही से स्टार्ट हुई हैं। एना तो अब एक लैपटॉप के अंदर देखने लगी थी जिसमें कि वही सारे एक्सपेरिमेंट की फुटेजेस होती हैं। एना तो उस समय के वीडियोस देखने लगी थी जब वो टेलीपोर्ट होने के लिए मशीन के अंदर चली गई होती है। टेलीपोर्टेशन मशीन के ऑन होते ही थोड़ी देर में एना टेलीपोर्ट हो चुकी थी, लेकिन एना यहाँ पर पूरी तरीके से शॉक हो जाती है उस वीडियो फुटेज को देखकर, क्योंकि एना टेलीपोर्ट होकर उसी जगह पर ठहरी हुई थी, लेकिन थोड़ी ही दूरी पे उसका एक डुप्लीकेट बन जाता है। ये डुप्लीकेट क्वांटम फिजिक्स के हिसाब से किसी दूसरे डायमेंशन का हो सकता है या फिर टेलीपोर्टेशन मशीन में कुछ खराबी आ चुकी थी। एना तो यहाँ पूरी तरीके से शॉक हो जाती है कि आखिरकार उसकी डुप्लीकेट कैसे क्रिएट हो सकती है जो सेम टू सेम उसके जैसी दिखती थी और उसके हाव भाव से लेकर सारी चीजें सेम होती हैं, यानी कि कहीं न कहीं एना का डुप्लीकेट अभी भी मौजूद है। अब अचानक पीछे से नेथन वहां पर आ जाता है जिसने कि एना को कंट्रोल करने की कोशिश की, पर तभी एना एक बंदूक लेकर डायरेक्टली नेथन को मार देती है। नेथन यहाँ काफी ज्यादा घायल हो गया था और अब एना नेथन से सच्चाई पूछती है कि आखिरकार चल क्या रहा है। तब जाकर नेथन और लिज एना को लेकर डायरेक्टली लेबोरेटरी में चले गए थे और उसे एक सच्चाई बताई कि तुम रियल वाली एना नहीं हो, तुम एक्सपेरिमेंट में जनरेट हुई एना की डुप्लीकेट हो जिसके पास एना की थोड़ी थोड़ी यादें मौजूद हैं, पर तुम उन मेमोरीज को धीरे धीरे भूलती जाओगी। एना को यहाँ पर कुछ नहीं समझ में आ रहा होता, इसीलिए अब नेथन और लिज ने उसी चैम्बर के अंदर से एक दूसरी एना को बाहर निकाला। दरअसल ये रियल वाली एना थी जिसे कि वो लोग डुप्लीकेट एना से छुपा रहे थे। एना अब अपनी डुप्लीकेट को समझा रही थी कि तुम शायद किसी दूसरे डायमेंशन से यहाँ पर आ चुकी हो, लेकिन इस डायमेंशन में तो सिर्फ एक ही एना रह सकती है, यानी कि अब डुप्लीकेट वाली एना को टेलीपोर्टेशन मशीन में वापस जाना पड़ेगा जिससे कि वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाए। और अब इस बार टेलीपोर्ट होकर वो कहाँ जाएगी इसका किसी को अंदाजा नहीं होता। एना की डुप्लीकेट बहुत ही ज्यादा रो रही होती है क्योंकि उसे अब खत्म कर दिया जाएगा। वो इस तरीके से बिल्कुल भी मरना नहीं चाहती थी। वो तो उनसे रिक्वेस्ट करने लगी कि प्लीज मुझे छोड़ दो, लेकिन अब रियल वाली एना कहने लगी कि तुम यहाँ पर जब तक रहोगी हमारे लिए खतरा बनकर रहोगी, इसीलिए अब तुम्हें जाना ही होगा। वो डुप्लीकेट एना बहुत ही ज्यादा रो रही होती है और एक लास्ट टाइम अपने मदर को कॉल करती है। उसने अपने मदर से बताया कि वो कितना ज्यादा प्यार करती है उनसे, जिसके बाद उस डुप्लीकेट एना के पास और कोई भी ऑप्शन नहीं होता मशीन में जाने के सिवाय, क्योंकि एक तो पहली बार वो सारी चीजें भूल रही थी जिससे कि उसे एहसास हो जाता है कि शायद वो रियल वाली नहीं बल्कि डुप्लीकेट एना है। और अब टेलीपोर्टेशन मशीन में जाते ही उसे ऑन कर दिया गया था जिससे कि वो डुप्लीकेट एना कहीं गायब हो जाती है। और अब उसके बाद रियल वाली एना नेथन और लिज के साथ निकल पड़े थे मजे करने के लिए, क्योंकि अब उनके पास तो टेलीपोर्टेशन मशीन रेडी हो चुकी है। पर अंत में जाकर डार्क रियलिटी ये रिवील हुई कि वो रियल वाली एना नहीं बल्कि डुप्लीकेट वाली एना है जो कि नेथन और लिज के इशारों पर काम किया करती थी। नेथन और लिज ने असली वाली एना को इसीलिए फंसाया क्योंकि वो इस पूरे प्रोजेक्ट को अपने नाम करना चाहते थे, और जब तक रियल वाली एना के अंदर मौजूद ये सारी यादें मौजूद हैं तब तक ये चीजें पॉसिबल नहीं हो सकती थी, जिसकी वजह से अब वो तीनों काफी मजे करते हैं अपने प्रोजेक्ट के सक्सेसफुल होने का। और हमारी ये डरा देने वाली कहानी यहीं पर खत्म हो चुकी थी। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत, और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।